नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। भारत की मेहमान नवाजी से खुश हुए बोरिस जॉनसन, कहा मुझे तेंदुलकर और बच्चन जैसा फील करा दिया। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच रक्षा और कारोबार समेत कई मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत हुई। दोस्तों, इस वार्ता के बाद बोरिस जॉनसन ने मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को अपना खास दोस्त बताया। साथ ही कहा कि मुझे सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन जैसा एहसास हुआ। बोरिस जॉनसन ने मीडिया से कहा कि माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, माय खास दोस्त, गुजरात में और अब दिल्ली में मेरी खास और शानदार अगवानी हुई। मुझे सचिन तेंदुलकर जैसी फील आई। साथ ही मुझे ऐसा भी लगा जैसे मेरा चेहरा अमिताभ बच्चन की तरह खिला हुआ हो। बोरिस जॉनसन ने इस दौरान यह भी कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच साझेदारी हमारे समय की परिभाषित दोस्ती में से एक है। ब्रिटेन नौकरशाही को कम करने और रक्षा खरीद के लिए डिलीवरी के समय को कम करने के लिए एक भारत विशिष्ट खुला सामान्य निर्यात लाइसेंस बना रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, खुला और नियम आधारित रखने में दोनों देशों का साझा हित है। दोनों देश वायु, अंतरिक्ष और समुद्री खतरों से निपटने के लिए सहमत हुए हैं। हम स्थायी घरेलू ऊर्जा के लिए कदम उठाएंगे। इस यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों को गहरा किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले आतंकी हमले के बाद अलर्ट पर सुरक्षा बल, सीआईएसएफ की 13 कंपनियां तैनात। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले हुई आतंकवादी हमले के बाद सीआईएसएफ के डीआईजी डॉक्टर अनिल पांडे ने कहा है कि हमारी 13 कंपनियां जम्मू कश्मीर में कानून और व्यवस्था को सही करने के लिए ड्यूटी पर तैनात है। सीआईएसएफ को आउटर कॉर्नर एरिया में तैनात किया गया है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों, डॉक्टर अनिल पांडे के मुताबिक आतंकवादी हमला उस वक्त हुआ जब सीआईएसएफ के जवान छठा कैंप के पास बस में सवार हो रहे थे। उन्होंने कहा कि सूजवा इलाके में चलाया गया तलाशी अभियान एक खुफिया इनपुट पर आधारित था। सूचना थी कि जैश ए मोहम्मद के फिदायीन आतंकवादी इलाके में सक्रिय हैं और सुरक्षा बलों पर हमला कर सकते हैं। सीआईएसएफ कर्मियों पर हमले के बाद मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर भी कर दिए गए हैं। वहीं दोस्तों, सुरक्षा बलों को लगातार यह सूचना भी मिल रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले आतंकी जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते हैं। इस सूचना के बाद गुरुवार शाम से ही जम्मू पुलिस ने सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर शहर के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हेमंत सोरेन परिवार और उनके करीबियों की संपत्ति की जांच करेगा ईडी, झारखंड हाईकोर्ट ने दिए आदेश। जी हां दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से आ रही है, जहां झारखंड के हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन परिवार और उनके करीबियों की संपत्ति की ईडी जांच का आदेश दे दिया है। दरअसल दोस्तों, सोरेन परिवार की संपत्ति की जांच को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, रवि केजरीवाल और अमित अग्रवाल समेत कुल 13 लोगों की संपत्ति की जांच के आदेश दिए हैं। दोस्तों, इस मामले की जांच रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और ईडी करेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इस मामले में शामिल 300 से ज्यादा कंपनियों के क्रेडेंशियल जांच भी कराएंगी और पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएंगी। इसके साथ ही ईडी भी रजिस्ट्रार और कंपनीज के समानांतर जांच कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करेंगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मामले को लेकर बसंत सोरेन के महाराष्ट्र में रहने वाले रिश्तेदार सुरेश नागर की भूमिका की जांच के भी आदेश दिए गए हैं। दोस्तों, अब जाहिर है कि इस मामले में ईडी की सख्ती के साथ कई सच्चाई सामने आएंगी। ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सोरेन परिवार और उनके करीबियों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। सोरेन परिवार झारखंड में प्रमुख राजनीतिक परिवार है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजस्थान कांग्रेस में होगा बड़ा बदलाव, सचिन सोनिया गांधी की मीटिंग से मिले संकेत। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में बड़े बदलाव हो सकते हैं। गुरुवार को सचिन पायलट और सोनिया गांधी की मीटिंग हुई थी, जिसमें संकेत मिले कि पार्टी में प्रदेश स्तर पर बदलाव किए जा सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजस्थान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने गुरुवार को 10 जनपद पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले उनकी शिकायतों को लेकर बनी कमेटी के काम पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र की ओर से जिस तरह की दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही है, उसे देखते हुए राजस्थान में
क्या कुछ राजनीतिक रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर मैंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना फीडबैक दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अक्षय कुमार के सपोर्ट में उतरे मिलिंद सोमान, तंबाकू का विज्ञापन छोड़ना बताया सही फैसला। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों सुर्खियों का किस्सा बने हुए हैं। उन्होंने हाल ही में तंबाकू के ब्रांड के विज्ञापन को छोड़ने का फैसला किया। अक्षय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपने फैन से माफी मांगी है। तंबाकू के ब्रांड का विज्ञापन करने पर अक्षय को ट्रोल किया जा रहा था। कई लोग अक्षय के इस फैसले के सपोर्ट में आए। अजय देवगन के बाद अब मिलिंद सोमान का रिएक्शन इस पर आया है। उन्होंने अक्षय के विज्ञापन छोड़ने के फैसले को सही बताया। अक्षय कुमार ने पोस्ट में कहा था कि इस एड से मिली फीस को वह डोनेट कर देंगे। अक्षय का सपोर्ट करते हुए मिलिंद सोमान ने ट्वीट किया है। मिलिंद सोमान ने ट्वीट किया, अक्षय आपने सही फैसला लिया है, चाहे जो भी हो। दरअसल दोस्तों अक्षय कुमार को इस विज्ञापन के लिए ट्रोल किया जा रहा था, जिसके बाद अजय उनके सपोर्ट में भी आए। अजय देवगन ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब आप कोई ब्रांड इंडोर्स करते हैं तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। हर कोई अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्कूलों के लिए केजरीवाल सरकार ने जारी की नई एसओपी, जाने कब क्या होगा और क्या नहीं। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच अरविंद केजरीवाल की सरकार ने फैसला किया है कि अभी स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा। हालांकि केजरीवाल सरकार ने स्कूलों के लिए कोरोना वायरस के रोकथाम और इससे बचने के उपायों के तहत एक एसओपी जारी कर दी है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी कोविड-19 एसओपी के मुताबिक स्कूल में बच्चे न तो अब लंच बॉक्स और किताबें शेयर कर पाएंगे और न ही बगैर थर्मल स्कैनिंग के एंट्री होगी। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को स्कूलों के लिए कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि छात्रों तथा कर्मचारियों को बिना थर्मल स्कैनिंग के स्कूल परिसर में प्रवेश करने नहीं दिया जाए। इसमें यह भी कहा गया है कि अभिभावकों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे बच्चों के कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने पर उन्हें स्कूल न भेजें। इसके अलावा दोस्तों छात्रों की हर दिन हेल्थ निगरानी की जाएगी। स्कूलों में अलग से क्वारंटीन रूम भी बनाए जाएंगे। छात्रों का टीकाकरण उनकी उम्र के हिसाब से अनिवार्य किया गया है। स्कूल से निकलते वक्त या स्कूल में प्रवेश करते वक्त कोई भीड़ भाड़ ना हो, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा सभी स्कूल संचालकों को। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी, बैटरी के बिना भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचने की सिफारिश, ग्राहक अपनी सुविधा के हिसाब से बैटरी लगवा सकेंगे। जी हां दोस्तों, नीति आयोग ने गुरुवार को बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है। पहले चरण में 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क डेवलप किए जाएंगे। दूसरे चरण में दूसरे प्रमुख शहरों में यह पॉलिसी लागू की जाएगी। राज्यों की राजधानी और 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर इसमें शामिल होंगे। दोस्तों बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी में ऐसे शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। नीति आयोग ने 5 जून तक इस मसौदे पर फीडबैक मांगा है। यानी कि दोस्तों अब आप कोई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आप उसकी बैटरी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब तक ऐसा होता था कि कंपनी, वाहन बनाने वाली कंपनी ही आपको बैटरी लगाकर देती थी और वही उस बैटरी को चेंज कर सकती थी। लेकिन अब इस नए नियम के आ जाने के बाद आप जैसे अपनी नॉर्मल गाड़ियों की बैटरियां चेंज करवा सकते हैं, वैसे ही इस बैटरी को भी चेंज करवा पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस के साथ चीन यूक्रेन को भी दे रहा है ड्रोन, जानिए अपने फायदे के लिए ड्रैगन खेल रहा है डबल गेम। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध छेड़ने के बाद अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। चीन शुरू से ही इस जंग में रूस के साथ खड़ा होने की बात कर रहा है और यूक्रेन पर हमले का विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर हकीकत यह है कि चीन रूस यूक्रेन युद्ध और रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए अपना भला करने में जुटा हुआ है। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को भांपकर चीन पहले से ही इसके फायदे लेने की कोशिश में जुट गया था। युद्ध शुरू होने के बाद भी उसने न केवल रूस बल्कि यूक्रेन को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और दोनों ही देशों को अपना ड्रोन दे रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, वह दोनों देशों को अपने हथियार सप्लाई कर रहा है, जैसे कि ड्रोन इत्यादि। ऐसे में फायदा सिर्फ चीन का हो रहा है और लड़ाई रूस और यूक्रेन की बढ़ रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जहांगीरपुरी न्यूज, जुलूस से पहले अंसार ने बनाया था यह प्लान, क्राइम ब्रांच ने किया खुलासा। जी हां दोस्तों, जहांगीरपुरी हिंसा मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने कहा है कि हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार ने हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली गई शोभा यात्रा को रोकने की प्लानिंग पहले से ही कर ली थी। उसने इसके लिए 7 दिन पहले मीटिंग भी की थी। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के जुलूस से 7 दिन पहले अंसार ने हमले को अंजाम देने के लिए
एक बैठक बुलाई थी। जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अंसार ने जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर 30 लोगों के साथ बैठक की, जिसमें योजना बनाई गई कि वे जुलूस को कैसे रोकेंगे। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने कहा कि आरोपी ने कई घरों की छत पर लाल रंग के पत्थर जमा किए थे। यह सब पूर्व नियोजित था। बाद में आरोपी ने पूरी छत को धोया। यह सबूतों को नष्ट करने के लिए किया गया था। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, महंगा हो गया सोना लेकिन चांदी में आई आज गिरावट। जी हां दोस्तों, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर आज सोना 86 रुपए बढ़कर 52,499 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 45 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 67,080 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की बात की जाए तो यहां पर उच्चतम शुद्धता वाला सोना 52,540 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 67,330 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीते 24 घंटे में सामने आए 2,451 नए केस, 54 ने गंवाई जान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 2,451 नए कोरोना केस सामने आए। इसके साथ ही देश में कोरोना से अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 4,30,52,425 हो गई है, जबकि सक्रिय मामले बढ़कर 14,241 हो गए हैं। दोस्तों स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 54 कोरोना संक्रमित मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,22,116 हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि सक्रिय मामलों में कुल संक्रमण का 0.03% शामिल है, जबकि कोविड-19 का रिकवरी रेट 98.75% दर्ज किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, KGF 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9, KGF ने 90वें दिन मचा दिया धमाल की धुआंधार कमाई। जी हां दोस्तों, KGF फिल्म की सफलता को देखते हुए मेकर्स ने KGF चैप्टर 2 फिल्म बनाई। इस फिल्म ने रिलीज होते ही दुनिया भर में अपना डंका बजा दिया। वहीं KGF ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR को तगड़ी टक्कर दे रही है। दोस्तों उम्मीद जताई जा रही है कि यह फिल्म जल्द ही अपना एक रिकॉर्ड कायम करेगी। फिल्म रिलीज के बाद अब लोग फिल्म के कलेक्शन पर नजरें टिकाए रखे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिल्म ने मेट्रो सिटीज में धमाल मचा दिया है। KGF लोगों के इतनी पसंद आई कि वे अब इस फिल्म के तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों फिल्म ने पहले दिन 116 करोड़, दूसरे दिन 90 करोड़, तीसरे दिन 81, चौथे दिन 91, पांचवें दिन 25, छठे दिन 19, सातवें दिन 33 करोड़ और आठवें दिन 13 करोड़ की कमाई की। इस तरह से कुल टोटल देखा जाए तो यह फिल्म अब तक 543.61 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारी गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 714 अंक टूटा। जी हां दोस्तों, घरेलू शेयर बाजार में 22 अप्रैल भारी बिकवाली देखने को मिली और कारोबार में सेंसेक्स व निफ्टी दोनों इंडेक्स में भारी गिरावट देखी गई। दोस्तों सेंसेक्स 714 अंकों से ज्यादा टूट गया, जबकि निफ्टी 17,200 के नीचे आकर बंद हुआ। सेंसेक्स में 714.53 अंकों की कमजोरी रही और यह 57,197.15 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि दोस्तों निफ्टी 220.65 अंक टूटकर 17,171.95 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों कारोबारी सत्र की शुरुआत में सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयरों में गिरावट देखी गई। इससे पहले अमेरिकी बाजार में डाउ जोन्स 370 पॉइंट गिरकर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ था। वहीं नेस्डेक 2% टूटा। IT शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। हालांकि अमेरिकी बाजार की शुरुआत अच्छी हुई थी। नेटफ्लिक्स का शेयर भी 3.5% फिसला। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौत की सजा देने पर देश भर की अदालतों के लिए गाइडलाइन बनाएगा सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट मौत की सजा देने पर देश की अदालतों के लिए अब गाइडलाइन बनाएगा। कोर्ट ने इस गंभीर मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस यू ललित, जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने मौत की सजा पाए कैदी की याचिका पर यह कदम उठाने का फैसला लिया है। अदालत इरफान उर्फ भैयू मेवाती की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें उसने मौत की सजा को चुनौती दी है। इरफान के लिए ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा तय की है और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। 3 जजों की पीठ ने इसी याचिका पर चल रही कार्रवाई के दौरान कहा कि सजाए मौत के योग्य अपराधियों में से सबसे सख्त सजा तय करने
के लिए गाइडलाइंस जरूरी है। कोर्ट जल्द ही इसे तैयार कर लेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर बड़ा कदम। अब कॉल रिकॉर्डिंग करना होगा मुश्किल, गूगल पॉलिसी में कर रहा है बदलाव। जी हां दोस्तों, एंड्रॉइड फोन पर कॉल रिकॉर्डिंग जल्द ही बंद होने वाली है, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं होगी। गूगल ने हाल ही में अपने प्ले स्टोर पॉलिसी को अपडेट किया, जिसमें कई बदलाव किए गए जो 11 मई से प्रभावी होंगे। दोस्तों, नई पॉलिसी से होने वाले बदलाव से प्ले स्टोर पर मिलने वाले कॉल रिकॉर्डिंग एप्लीकेशंस पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। रिमोट कॉल ऑडिट रिकॉर्डिंग के लिए एक्सेसिबिलिटी एपीआई का अनुरोध नहीं किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि ऐप्स को कॉल रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं होगी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि ट्रू कॉलर, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर, क्यूब, ACR और दूसरे पॉपुलर ऐप काम नहीं कर सकेंगे। यदि आपके एंड्रॉइड फोन के डायलर में डिफॉल्ट रूप से कॉल रिकॉर्डिंग फीचर है तो ही आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। गूगल ने खुलासा किया है कि प्री लोडेड कॉल रिकॉर्डिंग ऐप या फीचर के लिए एक्सेसिबिलिटी परमिशन की जरूरत नहीं होती है। इस तरह नेटिव कॉल रिकॉर्डिंग काम करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई इंडियंस की लगातार 7वीं हार से निराश कोच जयवर्धने ने बताया किस तरह हासिल हो सकती है जीत। जी हां दोस्तों, आईपीएल के इतिहास में लगातार 7वीं हार ने मुंबई इंडियंस को 2022 सीजन में वर्चुअली अर्ली एग्जिट क्षेत्र में छोड़ दिया है। MS धोनी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने गुरुवार को मुंबई और चेन्नई के बीच खेले गए मैच का रुख बदल दिया। धोनी द्वारा लगाए गए आखिरी ओवर में 1 छक्का और 2 चौकों की मदद से CSK ने मैच अपने नाम कर लिया। वहीं मुंबई की यह लगातार 7वीं हार है दोस्तों, इससे टीम अंक तालिका में सबसे नीचे है। मैच के बाद मुंबई टीम के मुख्य कोच महिला जयवर्धने ने कहा कि मैच को जीत के साथ खत्म करने की कमी को टीम को अपने क्रम में सुधार करके बदलना होगा। उन्होंने कहा कि जयदेव उनादकट के पास अंतिम ओवर था जिसमें टीम को जीत के लिए 16 रन की जरूरत थी। उन्होंने दूसरी गेंद पर 1 विकेट चटकाया, लेकिन धोनी ने मैच को अच्छा फिनिश टच दिया। जयवर्धने ने कहा कि अंत में उनादकट अपने ओवर को नहीं संभाल पाए, जिससे मैच हमारे हाथ से फिसल गया। उन्होंने कहा कि टीम में थोड़ी मनोबल की कमी है। धोनी के 1 छक्का लगाने से उनादकट का मनोबल थोड़ा कमजोर पड़ गया, जिससे वह गेंद को अच्छे से नहीं डाल पाए। धोनी एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, उन्हें मैच को अंत तक ले जाने और उसे समाप्त करने के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा जल्द होगा बुलडोजर और ट्रैक्टर में मुकाबला, सड़कों पर आएंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कहा कि जिस तरह से एक धर्म विशेष के लोगों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है वह हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बेहद खराब है। ऐसी घटनाओं से हिंदुस्तान की दुनिया भर में बदनामी हो रही है। टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार ने किसानों को 3 महीने के अंदर 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद करने की चेतावनी दी है। हमारा कहना है कि जो सरकार में खासकर बीजेपी में 10 साल पुराने लोग हैं उन्हें भी पार्टी या सरकार से बाहर किया जाए। टिकैत ने कहा कि अभी तो एक ही बुलडोजर चला है, लेकिन दिल्ली में 4 लाख ट्रैक्टर चले थे और लोग घबरा गए थे। सरकार 10 साल पुराने ट्रैक्टरों को बंद करने की बात कर रही है, लेकिन बहुत जल्द ही ट्रैक्टर सड़कों पर आएंगे और ट्रैक्टर बुलडोजर का आमने सामने मुकाबला होगा। राकेश टिकैत दोपहर मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारियों से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज जिस तरह से एक धर्म विशेष के लोगों को परेशान किया जा रहा है उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत संदेश जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांगड़ा में जेपी नड्डा का रोड शो, कहा कांग्रेस ने छीना हिमाचल का हक। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पहुंचे। जेपी नड्डा ने पहले यहां एक रोड शो किया और फिर रैली को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा हिमाचल का हक छीना है। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप, प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन समेत कई विधायक मौजूद रहे। दोस्तों, कांगड़ा की रैली में जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिमाचल का हक छीना है। हमेशा हिमाचल को जो मिलना चाहिए था वह नहीं दिया, बल्कि दी हुई चीज को भी सामने से छीना है। लेकिन बीजेपी ने हमेशा हिमाचल के हक की रक्षा की है और हमेशा हिमाचल को ही दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग का असर, सरकार LIC IPO का साइज घटाकर 30,000 करोड़ कर सकती है। अगले 2 हफ्तों में लिस्टिंग का है प्लान। जी हां दोस्तों, सरकार लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि IPO का साइज छोटा कर सकती है। पहले जहां IPO के जरिए 65,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान था, तो वहीं अब इसे घटाकर 30,000 करोड़ रुपए किया जा सकता है। दोस्तों, राइटर्स की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इश्यू प्राइस घटाने का कारण रूस यूक्रेन
ओपन जंग को बताया जा रहा है। राइटर्स की रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि सरकार अगले 2 हफ्तों में शेयर को लिस्ट करना चाहती है। इससे पहले गुरुवार को भी पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि आईपीओ लॉन्च पर सरकार इस हफ्ते फैसला ले सकती है। इसमें कहा गया था कि आईपीओ से जुड़ा ज्यादातर ग्राउंड वर्क खत्म हो चुका है, लेकिन अंतिम फैसला लेने से पहले इशू की प्राइसिंग पर पोटेंशियल एंकर इन्वेस्टर्स के रेस्पॉन्स को इस हफ्ते रिव्यू किया जाएगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में एक साथ सबसे ज्यादा मैच हारने का रिकॉर्ड कौन सी टीम के नाम दर्ज है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि एक साथ सबसे ज्यादा मैच हारने का रिकॉर्ड कौन सी टीम के नाम है तो जल्दी से उस टीम का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।